हेलो, स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमोंट बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा एक सोनेट है। हु डिस्क्राइब्ड इट, किसने इसको डिस्क्राइब किया है? एज फिल्ड विद प्रोफेटिक फ्यूरी। क्यों ये किसने कहा इसके बारे में कि ये दैवीय क्रोध से भरा हुआ था? ये बोला है हैजलिट ने। ये स्टेटमेंट हैजलिट ने दिया है। ओके, ये जो सोनेट है इसको सोनेट नंबर 18 के नाम से भी जाना जाता है और मिल्टन ने 24 सोनेट लिखे हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में सैटर्न एंड हिज फॉलोअर, सैटर्न और उसके फॉलोअर्स ने बिल्ड देयर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपना हाउस ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, जिसको उन्होंने क्या बोला? पैंडेमोनियम। ये किस बुक की बात है? ये है बुक फर्स्ट की बात। ओके, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक है? मैंने आपको बताया था 1667 में 10 बुक्स के साथ आया था और 1674 में जब पब्लिश हुआ था 12 बुक्स के साथ आया था। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में मिल्टन इन्वोक करता है यूरेनिया द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी यूरेनिया, उसको इन्वोक करता है पैराडाइज लॉस्ट में। किस बुक में? तो ये बात है बुक 7 एंड बुक 9 की। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि मिल्टन ने 4 बार इन्वोकेशन किया है। सबसे पहले जो किया है वो बुक फर्स्ट में किया है। ओके, मतलब बुक फर्स्ट में जो किया है वो क्या है? हेवनली म्यूज के रूप में। फिर क्या है मतलब बुक थर्ड में क्या है? होली लाइट के रूप में। और बुक 7 में क्या है? म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, अभी मैंने आपको बताई है, इस क्वेश्चन में ही है। और बुक 9 में क्या है? म्यूज ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट क्रिटिक, कौन ऐसा मतलब पहला क्रिटिक है टू से दैट, ये कहने वाला कि सैटर्न इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सैटर्न जो है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है। सैटर्न का करेक्टर मिल्टन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था, तो उसमें कुछ हीरोइक क्वालिटी थी, मतलब जैसे वो उसके काफ़ी सारे जो डायलॉग हैं वो फेमस हैं, मैंने भी पहले वाली वीडियोस में बताए हैं। तो ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में कि पहला क्रिटिक कौन था जिसने बोला था कि सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है? ये था ड्राइडन ने इनके बारे में ऐसा बोला था। नेक्स्ट, इन बुक 12 एडम डिस्क्राइब द फॉल एज फेलिक्स कल्पा। वॉट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका? एडम ने डिस्क्राइब किया है फॉल को। फेलिक्स का जो मतलब होता है ना वो ब्लेसिंग होता है, तो आप ब्लेसिंग से आइडिया लगा सकते हो। इसका आंसर हो गया फॉर्चुनेट फॉल। मतलब उन्होंने एडम ने डिस्क्राइब किया है जो फॉल हुआ था उनका, वो फ्रूट खाने से, एप्पल खाने से, तो उसको फॉर्चुनेट फॉल बताया है। ओके, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीहोप्सिस इन पोइट्री, किसने दिया है पेरीहोप्सिस का कॉन्सेप्ट पोइट्री में? तो ये दिया है लॉन्जाइनस ने, याद रखेंगे। जो एक्चुअल में क्या हुआ था, पोप ने एक कॉन्सेप्ट दिया था पेरीबेथोस का, द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री, तो उसके रिएक्शन में ही ये दिया गया था लॉन्जाइनस का पेरीहोप्सिस। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग रोट, किसने लिखा है? शेक्सपियर रीस्टोर्ड, 1756 में आई थी ये लिखी है लुइस थीबोल्ड ने। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स सपोज टू बी ए न्यूली डिस्कवर्ड वर्क, किसको माना गया है एक नया खोजा हुआ वर्क विलियम शेक्सपियर के द्वारा? ये जो वर्क था ना, वोटिजन और रवीना, वोटिजन और रवीना जो वर्क था ये माना गया है कि मतलब पहले माना गया था कि विलियम शेक्सपियर का है, लेकिन बाद में फाइंड आउट किया गया कि ये विलियम हेनरी का था, 1796 में आया था, तो इसलिए उसको न्यूली डिस्कवर्ड सपोज्ड किया गया था, मतलब माना गया था, लेकिन है नहीं है उनका विलियम शेक्सपियर का। ओके, विच क्रिटिक कमेंटेड, किस क्रिटिक ने कमेंट किया है अबाउट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, जो ये आपका ये वर्क है, दैट हर हस्बैंड ऑनर हर मेमोरी विद ए पुअर सोनेट, मतलब किसने बोला है कि जो ये आपको पता होगा, मैंने उल्टी प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, ये मिल्टन ने डेडिकेट किया था अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक को।
तो किसने ये कमेंट दिया है कि उन्होंने उनके हस्बैंड ने यानी कि मिल्टन ने उनकी उन्हें जो मेमोरी में उनके लिखा है ना, ये बहुत ही पुअर सोनेट है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। जितना उन्हें ऑनर देना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, इतना नहीं दिया गया उनके हस्बैंड के द्वारा। किसको? कैथरीन वुडकॉक को। तो ये बात बोली थी डॉक्टर जॉनसन ने मिल्टन के लिए। ओके। थ्रेनोडी इज ए काइंड ऑफ, थ्रेनोडी अगर आप वैसे भी गूगल करोगे इसको तो इसका मतलब भी होता है शोकगीत। तो इसको किस में जाएंगे? लेजी में जाएंगे। ओके। और जो ये है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यूलोजी और पैनेजिरिक, ये एक ही तरह के होते हैं, इनको बोलते हैं प्रशंसा गीत। और ओड का तो आपको पता ही है। प्रसोडी स्टडी, प्रसोडी किसकी स्टडी करती है? मैट्रिक्स। ओके। किसकी स्टडी करती है? मतलब छंद शास्त्र, आपने सुना होगा हिंदी में अगर वर्ड कहेंगे तो स्कैंसन ऑफ मीटर। ओके। फिंदे सिकल मीन्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। फिंदे सिकल का मतलब क्या है? तो ये है एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ओके। एंड काम ऑफ माइंड, ऑल पैसन स्पेंड, एंड कॉल ऑफ माइंड, ऑल पैसन स्पेंड। तो जो माइंड का काम था और सारा पैसन जो है चला गया। ये लास्ट लाइन है, किसकी है? सैमसन एगोनिस्ट की है। सैमसन एगोनिस्ट ऑटोबायोग्राफिकल था, आपको पता ही है। इसमें कथारसिस भी है, मतलब इस लाइन में। और ये लाइन सैमसन एगोनिस्ट की है, लास्ट में ही आती है ये, जब वो मर जाता है ना सैमसन एगोनिस्ट। इसकी स्टोरी तो यहाँ नहीं बता नहीं सकती आपको, लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। द संग द अनकाउथ स्वेन टू द ओक्स एंड रेल्स, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन है लिसिडस की। अच्छा, लिसिडस 1637 में आया था, डेडिकेट था उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग को, जिनकी डेथ हो गई थी समुद्र में, उनका सी में, मतलब उनका जहाज़ डूबने से हो गई थी। तो लिसिडस में मतलब इसमें एक पेस्ट्रोल एलेजी है, और जो लिसिडस है वो मॉडल्ड है, मतलब जो लिखा गया है लिसिडस इज़ मॉडल्ड ऑन स्पेंसर एस्ट्रोफल, याद रखेंगे स्पेंसर के एस्ट्रोफल पे मतलब उस पर मॉडल किया हुआ है। ओके। नेक्स्ट चलेंगे। डॉक्टर जॉनसन मेंशन हाउ मैनी पोएट इन हिज लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट। डॉक्टर जॉनसन ने मेंशन किए हैं कितने पोएट्स के बारे में। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले वाले टीजीटी में भी आया था कि मिल्टन के ऊपर किसने लिखा है, उनकी लाइफ के बारे में, लाइफ्स ऑफ मिल्टन। तो इस तरह का वो जो ऑप्शन उसमें डॉक्टर जॉनसन था, तो उस पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। लेकिन हम यहाँ पे याद रखेंगे आपको उसमें कितने पोएट्स का मेंशन हुआ था। तो मेंशन हुआ था 52 पोएट्स का। उन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफीज़ के बारे में मतलब कुछ लिखा था, डिस्कस किया था। जैसे इसमें मतलब काफ़ी सारे इमिनेंट इंग्लिश पोएट थे, काउली, मिल्टन, ड्रायडन, एडिसन, स्विफ्ट, पोप, ग्रे, प्रायर, काफ़ी सारे थे, मतलब 52 थे। नेक्स्ट, हु सेड द पोएट बाइंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज। किसने कहा ये? जो पोएट मतलब बाइंड्स टुगेदर, साथ साथ बाइंड होते हैं पैशन से और नॉलेज से। द वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वो बहुत बड़ा मतलब एम्पायर बनाते हैं किसका? ह्यूमन सोसाइटी का। तो किसने बोला था ये लाइन? ये वाला लाइन है वर्ड्सवर्थ की। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके। नेक्स्ट, जिल इज़ ए करेक्टर फ्रॉम गाल्सवर्दी। जिल कहाँ की करेक्टर है ये बताना। तो ये करेक्टर है द स्किन गेम किसका है? गाल्सवर्दी का, आपको पता होगा। इट वॉज परफॉर्म्ड एट द सेंट मार्टिन्स थिएटर लंदन इन 1921 के अराउंड ही ये आई थी। ट्रेजी कॉमेडी थी, 3 एक्ट में थी, और इट वॉज इंक्लूडेड इन वंस मेंटल्स द बेस्ट प्ले ऑफ 1921 के अराउंड, उसमें इंक्लूड कर ली गई थी। ओके। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ। किसने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है? बट ही वाज ए प्रिस्ट टू अस ऑल ऑफ द वंडर एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड।
बट ही वॉज ए प्रिस्ट टू अस। वो मतलब एक प्रिस्ट था, हम सबके लिए पुजारी था, वंडर का, आश्चर्य से भरा हुआ, एंड ब्लूम ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने बोला है? ये बोला है अर्नोल्ड ने। अर्नोल्ड का आया था यूथ ऑफ नेचर। अर्नोल्ड ने लिखा था यूथ ऑफ नेचर, उसमें कही थी ये लाइन वर्ड्सवर्थ के लिए। मार्था एंड स्टीफन आर करेक्टर फ्रॉम विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। किस पोएम से हैं ये करेक्टर? तो ये वर्ड्सवर्थ की द थॉर्न से हैं। ओके। गाल्सवर्दी एज ए ड्रामेटिस्ट आर्टिस्ट 1926 में थी, एक किताब थी। किसने लिखी थी ये लिखी थी रॉबर्ट हे कोट्स ने। ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टावर्न वेयर फालिस्टाफ एंड फ्रेंड्स कॉन्ग्रीगेट। उस हमें टावर्न का मतलब उस मधुशाला का नाम बताना है जहाँ पे फालिस्टाफ और उसके दोस्त इकट्ठा हुआ करते थे, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या हुआ? द बोअर्स हेड। यहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे फालिस्टाफ और उसके फ्रेंड। ओके। इन द प्ले रिचर्ड थर्ड बिलोंग्स टू। रिचर्ड थर्ड कहाँ से बिलोंग करते हैं? रिचर्ड थर्ड बिलोंग करते हैं हाउस ऑफ यॉर्क से। हु टीच इंग्लिश। कौन इंग्लिश पढ़ाता है कैथरीन को इन हेनरी फिफ्थ? कौन पढ़ाता है? एलिस। ओके। हु हैज़ बीन हेल्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म। किसको मतलब माना गया है फादर ऑफ रियलिज्म? वो माना गया है हेनरिक इब्सन को। ओके। हेनरिक इब्सन को माना गया है। वैसे जो हेनरिक इब्सन थे उन्हें प्रॉब्लम प्ले को मतलब वो उसे ट्रेंड में लाए थे, प्रॉब्लम प्ले को, ये माना जाता है। और वैसे प्रॉब्लम प्ले कॉइन किसने किया था? वो किया था इसी का जो सेकंड ऑप्शन है एफ.एस. बोस, उन्होंने किया था। उन्होंने लिखा था वो शेक्सपियर एंड हिज प्रीडिसेसर में। और जी.वी. शाह जो है ऑप्शन नंबर ए, जी.वी. शाह ने शेक्सपियर की प्रशंसा में एक वर्ड कॉइन किया था बार्डोलेट्री, उनके प्रशंसक थे जी.वी. शाह। अच्छा। जेम हॉपकिंस ने क्या लिखा है? स्प्रंग रिदम के लिए हम उन्हें जानते हैं, कर्टल सोनेट के लिए उन्हें हम जानते हैं। और आपने को लाइन सुनी होगी ना, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ की, उसके लिए हॉपकिंस ने ही बोला था हाउ कैन ही बी। उन्होंने रिटेलिएट किया था, जैसे जब उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने बोला था ना चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो हॉपकिंस ने उसको रिटेलिएट करके बोला था कि हाउ कैन ही बी, कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट। ओमनीसिएंट नरेटर्स आर नेसेसरली ओमनीसिएंट नरेटर्स आर नेसेसरली मतलब वो किसके लिए नेसेसरली है? किसके लिए बोला जाता है? ये बोला जाता है हेट्रोडाइजेटिक। अच्छा, मैं आपको अभी ये बताऊंगी कि ओमनीसिएंट होता क्या है। ओमनीसिएंट है एक ऐसे नरेटर्स होते हैं जो नाटक के अंदर रोल तो प्ले नहीं करता, लेकिन मतलब वो आउटसाइडर होता है, उसमें कोई उसका प्लॉट नहीं होता, लेकिन वो सब कुछ जानता रहता है। आउटसाइड नरेटर होता है, हमें उससे सारी स्टोरी पता होती है। और जो ये है होमोडाइजेटिक, इसमें क्या होता है? ऐसा करेक्टर होता है जो प्ले के अंदर ही अपनी कहानी बताता है। समझ गए ना आप दोनों का मीनिंग? ओके। और प्रोलेप्सिस में क्या होता है? कोई घटना होने से पहले ही अनाउंस कर दी जाती है। जैसे हैमलेट बोलता है लास्ट में होरेसियो आई एम डेड, मतलब तब तक वो मरा नहीं था, लेकिन वो अपने आप को इतना होपलेस फील कर रहा था, तो वो बोल रहा था होरेशियो आई एम डेड। अच्छा। एनालिप्टिक एक रेस्टोरेटिव ड्रग्स होता है, मेडिसिन होती है। ओके। नेक्स्ट। वर इट नॉट बेटर डन एज अदर यूज टू स्पॉट विद अमाइल्स इन द सेट और विद द टैंगल्स ऑफ नियरस हेयर द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? हमें ना याद रखना है, ये लाइन तो लिसिडस की है। ओके। लिसिडस में हमें याद रखना है लिसिडस से कि जो ये नियरा नाम की निम्फ है, और ऊपर सेकंड लाइन में है अमारिल्स जो नाम की सेफर्ड है, मतलब चरवाहिनी है, वो लिसिडस में आई है, हमें ये याद रखना है। अच्छा, मैं आपको पता चल गया ना मैं क्या कह रही हूँ? जो ये ऑप्शन में आई है नियरा नाम की और अमारिल्स नाम की, ये जो निम्फ और सेफर्ड है लिसिडस में आई है। बस इससे हम याद रख सकेंगे कि
एक लाइन कहाँ की है? लिसिडस की। ओके। ऑटोलाइकस एक कंज्यूमेट कॉमन मैन है और एक पिक पॉकेटर है। ये कहाँ पे आता है ये बताना है। ये करेक्टर कहाँ पे आया है? ये करेक्टर है द विंटर्स टेल का। विंटर्स टेल 1610 में आया था। जो ये प्ले है मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड। विंटर्स टेल, सिम्पलीन और टेम्पेस्ट ये माने जाते हैं ग्रुप ऑफ लेट प्ले, मतलब बाद में आने वाले जो लास्ट में प्लेज आए थे उनका ग्रुप माना जाता है। और शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले किसको मानते हैं? हेनरी VI पार्ट 2। ओके। और जो ये विंटर्स टेल था इसका सोर्स क्या था? ग्रीन्स पॉन्डेस्टो। और इसमें टाइम नाम का कोरस आया था एक्ट 4 में। 16 ईयर्स का गैप दिखाया है इसमें। ओके। नेक्स्ट, द फ्रेज हिस्टीरिया पैसिव ये कहाँ पे आती है? ये है किंग लियर की। किंग लियर इसमें ना अपना सफरिंग को, अपने सोरोफुल स्थिति को दिखाता है कि उसकी जो बेटी होती है, दोनों रीगन और गोनरिल उसको दुत्कारती है ना, तो बस इसमें लियर थोड़ा एक तो गुस्से में भी है और परेशान भी है, सफ़र्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ओ हाउ दिस मदर स्वेल्स अप टुवर्ड माई हार्ट। ये इससे पहली वाली लाइन है। हु अवर्स दिस लाइन, ये लाइन कौन बोलता है? तो ये कौन बोलता है? लियर ही बोलता है। जो भी मैंने ऊपर पढ़ा है ना क्वेश्चन, उससे पहले वाली लाइन है ये। उसमें जो मतलब ये हिस्टीरिया है ना, जिससे महिलाएं ग्रसित होती है, उसके बारे में बोला है। वो अपनी बेटियों से परेशान है, तो उससे सैडनेस में और सोरोफुल स्थिति को दिखाते हुए बोलता है। ओके। द लाइन थ्राइस टू थाइन एंड थ्राइस टू माइन, मतलब 3 बार तुम्हारी, 3 बार मेरी, एंड थ्राइस अगेन और 3 बार और, टू मेकअप 9 कितने बन जाएंगे? 9। पूरे 9 चक्कर मतलब लगाती हैं वो। तो वो ये लाइन कहाँ पे आती है? ये लाइन मैकबेथ में जो 3 विचेज हैं, स्टार्टिंग में ही आता है 3 विचेज, तो वे बोलती हैं, याद रखना। ओके। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म द मोमेंट पोएट, किसने ये टर्म कॉइन किया था मोमेंट पोएट? ये किया था J.D. स्कॉट ने। कब किया था? ईयर भी याद रखेंगे, 1954 में कॉइन किया था। टू कॉन्शियसनेस ऑफ माई सेल्फ एंड ऑफ सम अदर बीइंग द लाइन अपियर्स इन। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉन्शियसनेस के बाद, टू कॉन्शियसनेस के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ पे की है? हमें याद रखना है, द प्रेलूड में की है, याद रखना है। नेक्स्ट, बट दैट वाज अ टाइम व्हेन यूरोप वाज रिजेक्टेड। एक समय ऐसा भी था जब यूरोप क्या हो गया था? रिजेक्ट हो गया था। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आर्स, फ्रांस खड़ा हुआ था टॉप पे गोल्डन आर्स के। तो ये लाइन कहाँ पे अपियर होती है? ये लाइन है प्रेलूड की। मतलब आपको पता होगा फ्रेंच वाला पार्ट उसी से लिया हुआ है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला, प्रेलूड से। तो इसको याद रखना है कि उसकी बात इसमें हुई है, प्रेलूड में। नेक्स्ट, द लाइन स्लिंग्स एंड एरो ऑफ आउटरेजेस फॉर्च्यून अकर इन, ये बताइए ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है हैमलेट से। ओके। अच्छा, हैमलेट में अपने एक लाइन सुनी होगी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। एक काफ़ी पॉपुलर लाइन है। तो ये उसके बाद की लाइन है हैमलेट की। इसमें मतलब वो ये कह रहे हैं, इट रिफर्स, मतलब वो रेफ़र कर रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, जो हमें क्या करनी पड़ती है? इंड्योर करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में वो काफ़ी होपलेस थे कि टू बी और नॉट टू बी। इसी के बाद मतलब इसी के बाद की लाइन है, तो बस यहीं पे याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिवर्सिटी बिट्स, किसने ये फ्रेज कॉइन की थी यूनिवर्सिटी बिट्स की? ये कॉइन किया था जॉर्ज सैंड्सबरी ने। ओके, जॉर्ज सैंड्सबरी ने किया था। और जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं मैं आपको बता दूंगी सारे, एक अलग से वीडियो में बता दूंगी यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन कौन से हैं।
बस आप इतना याद रखो कि ये कौन किया था, जॉर्ज सैंसबरी ने, और जो जॉन लिली हैं वो लीडर माने जाते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स की। ऑप्शन नंबर ए में जो जॉन लिली लिखा है वो माने गए हैं लीडर यूनिवर्सिटी बिट्स के। ओके, हु कॉल्ड मिल्टन ए ट्रू प्रॉफिट? किसने मिल्टन को बोला है प्रॉफिट? किसे बोलते हैं? एक उन्हें बोलते हैं जो जैसे जिन्हें ना ईश्वर ने भेजा होता है जनता मतलब ईश्वर ने भेजा होता है जनता को ईश्वर का संदेश देने के लिए। तो इस तरह से मिल्टन के बारे में किसने बोला है? ये पॉइंट ये किसने बोला है? ये बोला है हु कॉल्ड मिल्टन ए ट्रू प्रॉफिट। किसने बोला है मिल्टन को कि वो एक सच्चे क्या थे? एक वो थे मतलब ईश्वर ने जिन्हें भेजा था हमारे पास ईश्वरीय संदेश के लिए। ये बोला है विलियम ब्लेक ने। इसी के बाद वो लाइन आती है, आपको पता होगा, मिल्टन वाज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन डेविल की तरफ था बिना जाने ही। ये इसलिए बोला था क्योंकि मिल्टन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया था सैटर्न का, तो इसलिए। नेक्स्ट, टू हुम इज लोलार्डी एट्रीब्यूटेड? किसको एट्रीब्यूट किया है इसमें? तो किसने मतलब उसकी प्रशंसा की है? तो ये वाइक्लिफ थे। वाइक्लिफ को किस लिए जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के लिए। जो ये लोलार्डी था एक मूवमेंट था। इसमें जो वाइक्लिफ रहते हैं वो मतलब बताते हैं, कहते हैं कि चर्च को हेल्प करनी चाहिए लोगों की और उन्हें इमिटेट करनी चाहिए, मतलब उनकी जो होते हैं क्राइस्ट उनको जो चर्च के वो हैं उनके इमिटेट और उनके बारे में मतलब इसी तरह का है जो वाइक्लिफ ने बोला है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन माना जाता है। नेक्स्ट, हु सेड दो विद देयर हाई रूम्स आई एम स्ट्रक टू द क्विक yet with nobler region against my fury do I take part? ये लाइन कहाँ की है? हमें ये बताना है। ये लाइन बोली है प्रोस्पेरो ने। प्रोस्पेरो कौन से प्ले में है? आपको पता होगा अच्छे से। ये वो है प्रोस्पेरो टेम्पेस्ट में। उसमें ये कह रहे हैं वो, दो विथ देयर हाई रोल्स, जबकि उन्होंने काफ़ी गलत किया है। आई एम स्ट्रक टू द क्यूक येट विद नोबलर रीजन अगेंस्ट माई फ्यूरी। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, दो आई एम फ्यूरियस, जबकि मैं बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हूँ, गुस्सा हूँ, अबाउट द रोंग्स, उन गलत कामों की वजह से, दे हैव डन टू मी, जो उन्होंने मेरे साथ किया है गलत, बट आई विल लेट माई सेल्फ बी गाइडेड बाई माई रीज़न रैदर देन बाई माई एंगर। मतलब कहने का ये हुआ कि मैं खुद को किससे गाइड करूँगा? एज ए मतलब किसका मतलब मैं तर्क से काम लूँगा, देन बाय माई एंगर मतलब गुस्से के आधार पे अपना डिसीजन नहीं लूँगा। तो इसलिए वो लास्ट में माफ़ कर देते हैं। उन्होंने लगा कि माफ़ करना ज़्यादा बेटर है, क्या करने से? पनिश करने से। जिन लोगों ने भी उनके साथ गलत किया था उनके भाई ने उनको निकाल दिया था। अब मैं आपको यहाँ तो स्टोरी बता नहीं सकती, थोड़ा सा बता रही हूँ। तो इसलिए उसमें ही बोला था, प्रोस्पेरो ने ही बोली थी ये लाइन कि माफ़ कर देना ज़्यादा अच्छा है, क्या करने से? पनिश करने से। ओके, नेक्स्ट, ट्रैक फॉर द टाइम रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है ये? ट्रैक फॉर द टाइम ये रिलेट करता है द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से। अच्छा, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1833 में आया था। जॉन केवल के जो सरमन था, सरमन मतलब देश से उदय हुआ था। ट्रैक फॉर द टाइम की मैगजीन में वे जो ऑक्सफोर्ड वाले मतलब वो थे मूवमेंट के राइटर, तो वे एक्सप्रेस किया करते थे आइडियाज़ को। इट वाज ए रिफॉर्मेटिव मूवमेंट फॉर द चर्च अपलिफ्टमेंट, चर्च के अपलिफ्टमेंट के लिए एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था, सुधार वाला मूवमेंट था। ओके, द फ्रोलिक वाइंड दैट ब्रीथ्स द स्प्रिंग, जाइफर विद अरोरा प्लेइंग एज he met her once a maying their own beds of violets bloom and fresh blown roses passed in dew। ये लाइन कहाँ से ली है? ये लाइन है लिसिडस की, सॉरी ये लाइन है एल एलिग्रो की। अच्छा, एल एलिग्रो में, अब एल एलिग्रो की है, याद कैसे करोगे आप? इसमें जो वर्ड है ना, जैफर एंड
ये जो है अरोरा। आपको ये वर्ड, दो वर्ड पकड़ने हैं और इसको पकड़ के याद करना है। ये लाइन कहाँ की है, मतलब ये अगर आता है तो ये लाइन कहाँ पे जाएगी, ये लाइन जाएगी एल ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट, ए हिट, ए वेरी पैल्पेबल हिट, हु सेज दिस इन हैमलेट। हैमलेट में ये कौन कहता है, ये बोलता है ओस्ट्रिक। अच्छा, ओस्ट्रिक कौन था, एक वो वर्क करता था एज ए रेफरी, मतलब एक कोर्टेरी होता है वैसे वो। और मतलब आपको पता है कि जब लास्ट में हैमलेट और लियाटिस के बीच में डुअल होता है, एक मतलब मैच होता है, तो उसमें ये ओस्ट्रिक ही उसे बुलाने जाता है, क्लाउडियस उसको भेजता है ओस्ट्रिक को बुलाने के लिए। तो वहीं पे उसने ये लाइन बोली है। ओके, नेक्स्ट, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज theological labyrinth by whom। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना डिस्क्राइब किया गया किसके रूप में, एक थियोलॉजिकल, ये तो पता ही है आपको, लैब्रिंथ का मतलब क्या होता है, भूल भुलैया। तो किसने बोला है, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना लैटिन में थी, जॉन मिल्टन की थी। तो किसने बोला है उनके इस वर्क को, जॉन मिल्टन के, ये बोला है C.A. पार्टरिज ने। ओके, थियोलॉजिकल भूल भुलैया बोला है किसको, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीनिया को। ओके, वो डिफाइन एलिग्री, किसने एलिग्री को डिफाइन किया है एज वेयर मोर इज मीन्ड देन मीट्स द ईयर। मतलब वेयर मोर इज मीन्ड देन मीट्स द ईयर, मतलब जिसका मीनिंग उससे ज़्यादा होता है जितना हमें कानों को सुनाई देता है। जैसे आपको बहुत फेमस याद होगी एलिगरी, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म। तो उसमें वो क्या करते हैं, अब एनिमल फॉर्म की स्टोरी तो नहीं बताई जाएगी यहाँ पे, बस आप याद रखो कि किसने एलिगरी को डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया था एलिगरी एज वेयर मोर इज मीन्ड देन मीट्स द ईयर। ये डिफाइन किया गया था किसके द्वारा, मिल्टन के द्वारा। ओके, मिल्टन ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट, हु कॉल्ड पैराडाइज रिगेन ए ब्राइफ एपिक। किसने पैराडाइज रिगेन को मतलब एक संक्षिप्त एपिक बोला था, ये बोला था बारबरा के लेवाल्स्की ने। पैराडाइज रिगेन पता ही है आपको, 1671 में आया था, 4 बुक्स में था। माई नोबल फादर, आई डू परसीव हियर ए डिवाइडेड ड्यूटी टू यू, आई एम बाउंड फॉर लाइफ एंड एजुकेशन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन ओथेलो की है। ओथेलो में डेस्डेमोना बोलती है लाइन, ये शब्द ना वो अपने फादर से बोलती है। जब वो आते हैं ना उसके फादर उसको वार्न करने, किसके बारे में, उसकी अबाउट हर मैरिज, उसकी शादी के बारे में, तो वो मेंटेन करती है लव एंड रिस्पेक्ट, किसके लिए, अपने फादर के लिए, और ओथेलो को डिफेंड भी करती है। मतलब वो ये कहना चाह रही है, इसमें लिखा है ना, टू यू आई एम बाउंड फॉर लाइफ एंड एजुकेशन। मतलब वो बताती है अपने फादर को कि वो उनकी ऋणी है, उन्होंने उसके लिए बहुत किया है, उसकी लाइफ के लिए, उसके एजुकेशन के लिए। लेकिन अब वो क्या है, ओथेलो की वाइफ है एंड शी इज़ लॉयल टू हिम, वो उसके लिए लॉयल है। ओके, सॉरी। ओके, नेक्स्ट, शी विस्ड शी हैड नॉट हर्ड इट yet she wished that heaven had made her such a man। ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन, these line are spoken by, ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन ओथेलो की है, और ओथेलो के ही वर्ड्स हैं ये, जिसमें वो बताता है, ड्यूक के सामने आके बोलता है, उस पर ना दोष लगता है कि उसने क्या कर लिया है, डेस्डेमोना पे कोई जादू किया है। आपको पता है ओथेलो क्या था, थोड़ा मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन का था, और डेस्डेमोना काफ़ी सुंदर थी। तो वो मतलब उसका जो फादर होता है वो सोचता है, मतलब वो कहता है कि तुम्हारे साथ उसने कैसे शादी कर ली। तो वो उसको बताता है, उस पर जब उस पर इल्ज़ाम लगता है कि तुमने डेस्डेमोना को कुछ जादू टोना किया होगा, तो वो एक्सप्लेन करता है कि डेस्डेमोना कि कैसे डेस्डेमोना हैज़ फॉलन इन लव विद हिम, कैसे डेस्डेमोना को उससे प्यार हुआ है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी और एडवेंचरस नेचर। उसने काफ़ी साहसी कार्य किए थे ना, वो बार मतलब युद्ध में जाता था, लड़ता था। तो एथोलो को ऐसा मतलब बिलीव होता है, वो विश्वास दिलाता है कि डेस्डेमोना की इच्छा थी
सी बिज्ड, सी हैड नॉट हर्ड इट येट सी बिज्ड दैट हेवन हैड मेड हर सच ए मैन। उसको लगता था कि डेस्डेमोना ने खुद मतलब भगवान से ऐसी विश की थी कि टू फाइंड ए मैन लाइक ओथेलो फॉर हर, एक मतलब उसे एक ऐसा मिले मैन की तरह, ओथेलो की तरह। दैट हेवन मेड हर सच ए मैन, हेवन ने खुद ऐसा किया उसको कि टू मेक फॉल इन लव विद सच ए मैन, जैसे कि कौन, ओथेलो। ओके नेक्स्ट, ओ fearful meditation where alike cell times best dwell from time's chest lie hid, these lines appeared in, ये लाइन कहाँ से है? क्वेश्चन मेरी एक वीडियो में और है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सोनेट नंबर 65 की लाइन है। ओके इसमें क्या हो रहा है, सोनेट नंबर 65 की जो मेन थीम है उसमें यही बोलना चाह रहा है, वो इस फैक्ट पे लैमेंट करता है, विलाप करता है कि जो टाइम है वो चेंज करता है, टाइम चेंज ऑल थिंग्स, समय सब बदल देता है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, संसार में हर कुछ जो भी होता है, दैट डाई वो मर जाता है, टिके या फिर सड़ जाता है, इज़ लॉस्ट या खो जाता है। मतलब हम सबको क्या करना है, टाइम की पावर को फेस करना है, इस तरह का कुछ इसकी थीम थी 65, सोनेट नंबर 65 की, विलियम शेक्सपियर का था। ओके, दीज ब्यूटियस पोम थ्रो ए लॉन्ग डिस्टेंस हैव नॉट बीन टू मी, ये लाइन कहाँ से कोट की गई है? ये लाइन है टिंटन हैवे की। टिंटन हैवे की तो आपको एक लाइन याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ जाती है टिंटन हैवे से। तो इसमें क्या बोला है, दीज ब्यूटियस पोम थ्रो ए लॉन्ग डिस्टेंस हैव नॉट बीन टू मी, और इसके बाद लाइन है ये, इसके बाद जस्ट बात थी, एज इज ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैन आई। इस पूरी लाइन का मतलब ये है, वर्ड्सवर्थ यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउ ही हैड नॉट लुक्ड एट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इन ए लॉन्ग टाइम, कि कैसे उन्होंने जो इसकी ब्यूटी है वर्ल्ड की वो बहुत लंबे समय से नहीं देखी है। ही वॉज लाइक ए ब्लाइंड मैन, किसकी तरह हुए थे, एक ब्लाइंड मैन की तरह हुए थे, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आ गया था उनके साथ, उनका किसके साथ, ब्यूटी के साथ, किसकी ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी। ओके, नोर पर चांस इफ आई वर नॉट दस टाउट शुड आई द मोर सफ़र माई जीनियल स्प्रिट टू टिके, ये लाइन बतानी है कहाँ से, ये लाइन कहाँ की है आपको पता है, पर चांस मतलब मुमकिन, जो स्पीकर है वो इसमें ये कहता है इवन ही वर नोट दस टॉट, मतलब उसको नहीं सिखाया गया है, शुड आई दी मोर सफ़र माई जीनियल स्प्रिट टू डिके, कहने का मतलब ये है, जो ये लाइन है इसमें वो नेचर के इसमें वो कह रहे हैं कि जो ही स्टिल वुड नॉट सफ़र, मतलब वो सफ़र नहीं करेंगे, हिज जीनियल स्प्रिट टू डिके, मतलब अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो इसका मतलब ये बोला है उन्होंने कि ही वुड नॉट अलाउ हिज नेचुरल सिंपैथी एंड काइंडनेस टू गो टू वेस्ट, उसको बर्बाद नहीं जाने देंगे। इसमें टिंटन हैवे की लाइन है ये, टिंटन हैवे में वे एक इनके साथ वर्ड्सवर्थ के साथ डोरोथी भी होती है, तो काफ़ी सारी बातें इसमें बोली है उन्होंने डेडिकेट करके। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि मतलब इस तरह का कि कौन उनके साथ था, किसकी प्रेजेंस थी, तो वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ की थी, उनकी सिस्टर जो थी, याद रखना है आपको। हु सेज आई एम नॉट ओनली बिटी इन माई सेल्फ बट द काउज ऑफ दैट बिट इन अदर मैन, मैं खुद में ही बिटी नहीं हूँ, उसका जो विट का कारण है इन अदर मैन। ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन है फॉलस्टॉप की। फॉलस्टॉप आपको पता है कैरिकेचर था, 3 प्ले में आता है, हेनरी फोर्ड पार्ट 1, हेनरी फोर्ड के पार्ट 2 भी अपीयर होता है, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आता है। याद रखना है, एलिजाबेथन के कहने पे लिखा था ये वाला मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, वो चाहती थी कि फॉलस्टॉप को प्यार में मतलब पढ़ते हुए देखना चाहती थी, तो उनके कहने पे लिखा था शेक्सपियर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज, किसको कौन से कैरेक्टर को समझा जाता है, एक कॉमिक हैमलेट, बट अनलाइक हैमलेट ही इज इन लव विद लाइफ, कहने का मतलब मीनिंग ये है
एक कॉमिक हैमलेट की तरह समझा जाता है, बट लेकिन हैमलेट की तरह ही इज़ इन लव विद लाइफ, बट अनलाइक हैमलेट, मतलब वो हैमलेट की तरह जिंदगी से प्यार में नहीं है। जैसे हैमलेट को लाइफ से कोई प्यार नहीं होता, वो काफ़ी होपलेस रहता है पूरे प्ले में। उनका एक स्टेटमेंट भी आता है हैमलेट का, टू बी और नॉट टू बी, जीऊँ या मरूँ। लेकिन हैमलेट की तरह हैमलेट से जो मतलब विपरीत कहेंगे हम, जो जॉन फॉलस्टॉप था, मतलब बोला है ना अनलाइक हैमलेट, ही इज़ इन लव विद लाइफ, लेकिन जो फॉलस्टॉप था वो क्या था, ही इज़ इन लव विद लाइफ, उसे जीवन से बहुत प्यार था। वो बहुत कैरिकेचर मजाकिया तरह का मजाकिया व्यक्ति था, और उसको मतलब इन सब बातों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था ना। वो आपको पता है, जो जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में जॉन लीवर का करेक्टर होता है, कैरिकेचर मूवीज़ में आता है, तो उसमें वो तो अपने अपने मज़े में मस्त रहते हैं। तो लेकिन हैमलेट की तरह नहीं था वो, मतलब इस तरह से किसने कंसिडर किया है उसको, किसने मतलब किस कैरेक्टर की बात यहाँ चल रही है, तो ये बात चल रही है जॉन फॉलस्टॉप की, जॉन फॉलस्टॉप की बात चल रही है। हु इज़ एन इनएफिशिएंट एंड सेंटिमेंटल मोनार्क बाय शेक्सपियर। कौन था ऐसा इनएफिशिएंट मतलब अप्रभावी, और सेंटिमेंटल मोनार्क मतलब भावुकतापूर्ण मोनार्क था शेक्सपियर के द्वारा। किसको बोला गया ये बताना है। तो किसको बोला गया, रिचर्ड सेकंड को बोला गया। रिचर्ड सेकंड मतलब रिचर्ड सेकंड ने क्या किया था, टैक्स लगा दिया था, एक नक्कारा राजा था, जनता त्राहिमाम हो रही थी, और प्लेग आ गया था उसके टाइम में, ब्लैक डेथ होने लगी थी, तो इस तरह से उसको इनएफिशिएंट माना गया, अप्रभावी और सेंटिमेंटल मोनार्क, भावुकता से भरा हुआ सम्राट माना गया था। तो किसको माना गया था याद रखेंगे, रिचर्ड सेकंड। ओके, लेट्स कॉल इट ए डे। थैंक यू।